हेलो स्टूडेंट्स। आज दिवाली ब्रेक के बाद हम आज से एक नया यूनिट आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 थर्मोकेमिस्ट्री, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम उष्मा रसायन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि थर्मोकेमिस्ट्री होता क्या है, क्या मतलब है इसका। उष्मा रसायन या थर्मोकेमिस्ट्री में भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित उष्मा का अध्ययन किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उष्मा है या तो मुक्त होता है या अवशोषित होता है। ये सभी जानते हैं आप लोग कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे इस अभिक्रिया में क्या होता है, या तो उष्मा अवशोषित होगी या उष्मा मुक्त होगी, उत्सर्जित होगी। दो ही प्रक्रियाएं होती हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक अभिक्रिया। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उष्माशोषी। उष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, जिसके अंदर उष्मा अवशोषित होती है। इसी प्रकार जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा मुक्त हो रही है उसको बोलेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और इसको बोलते हैं हम उष्मा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उष्मा क्षेपी। उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। इसके बारे में आपने पूर्व की क्लासों में भी बेसिक काफी कुछ पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो जब कोई परिवर्तन स्थिर आयतन पर होता है तब उसे हम ई से व्यक्त करते हैं, आंतरिक ऊर्जा। और जब कोई परिवर्तन स्थिर दाब पर होता है तब हम उसको एच से व्यक्त करते हैं, अर्थात एंथैल्पी। ये क्या है आपका, आंतरिक ऊर्जा, और इसको बोलते हैं हम एंथैल्पी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उसको एंडोथर्मिक या उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है उसे हम एक्सोथर्मिक या उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार उष्मा के अवशोषण और उत्सर्जन या मुक्त होने से आंतरिक ऊर्जा या एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हमने बता दिया है आपको कि जब अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है तब उसको आंतरिक ऊर्जा से प्रदर्शित करेंगे, और जब अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है तो उसको हम एंथैल्पी से प्रदर्शित करते हैं। चूंकि रासायनिक अभिक्रियाएं खुले पात्रों में की जाती हैं, इसलिए उष्मा परिवर्तन के लिए एंथैल्पी का ही प्रयोग किया जाता है। अधिकांशतः हम जितने भी प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं वो खुले वातावरण में करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम एंथैल्पी का ही उपयोग अधिकांश करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। और जैसा कि मैंने बताया कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है तो उष्मा का अवशोषण कहाँ से होगा, आपको ध्यान है
कि दो चीज़ें होती हैं, तंत्र और पारिपार्श्विक। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण कहाँ से होगा? पारिपार्श्विक से तंत्र की ओर। और जब ऊष्मा मुक्त हो रही है तो क्या होगा? तंत्र से पारिपार्श्विक सराउंडिंग्स के अंदर जाती है। ओके, तंत्र के एंथैल्पी परिवर्तन। अब जब तंत्र का एंथैल्पी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल एच से। और इसका मतलब क्या होता है? अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। और अंतिम अवस्था क्या होगी? जब हमारा क्रिया कारक से उत्पाद बन जाता है। और प्रारंभिक अवस्था में क्या है? अपना क्रिया कारक। उत्पाद को बोलते हैं हम प्रोडक्ट, तो इसको पी से भी व्यक्त कर सकते हैं। क्रिया कारक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट, इसको हम आर से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये आपका एंथैल्पी परिवर्तन तंत्र का। अब यहाँ पे हम 2-3 कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। जब एच आर इज इक्वल टू एच पी, पहला। दूसरा बात करेंगे हम, जब एच आर इज ग्रेटर देन एच पी, तब क्या होगा? और थर्ड स्थिति है आपकी एच आर इज लेस देन एच पी। तो इन तीनों कंडीशंस में, अवस्थाओं में क्या होगा? अब हम देखें कि जब एच आर और एच पी बराबर होगा तो डेल एच का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। 0 होने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया में न तो ऊष्मा अवशोषित हो रही है और ना ही ऊष्मा मुक्त हो रही है। ठीक है, यहाँ क्या मिलेगा हमको? डेल एच इज इक्वल टू 0। ठीक, अर्थात उदासीन अभिक्रिया। जब एच आर एच पी से बड़ा है तो क्या होगा? अगर एच आर बड़ा है एच पी से तो वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें? डेल एच की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? निगेटिव। ठीक है, निगेटिव वैल्यू प्राप्त होने का मतलब क्या है? कि कुल एंथैल्पी में कमी होती है, अर्थात तंत्र से पारिपार्श्विक में ऊष्मा मुक्त होती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। राइट। इसी प्रकार से इस कंडीशन में जब एच आर एच पी से कम है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव प्राप्त होगा। ठीक है, पॉजिटिव प्राप्त होने का मतलब तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। ठीक है, तंत्र पारिपार्श्विक से ऊष्मा अवशोषित होती है, कुल एंथैल्पी में वृद्धि होती है, अर्थात तंत्र में ऊष्मा का अवशोषण होता है। और इस अभिक्रिया को हमने क्या बोला है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। राइट। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इन्हें आप ध्यान रखें। ऐसी स्थिति में उदासीन अभिक्रिया, इस स्थिति में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और इस स्थिति में ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक और उत्पाद के अतिरिक्त अभिक्रिया में होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों को व्यक्त करें, ऊष्मा रसायन समीकरण कहलाती है। ठीक है, पुनः सुन लें एक बार। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक और उत्पाद के अतिरिक्त अभिक्रिया में होने वाली ऊर्जा परिवर्तन को भी व्यक्त करें, ऊष्मा रसायन समीकरण कहलाती है। ऊष्मा परिवर्तन को कैलोरी, किलो कैलोरी और एसआई पद्धति की बात करते हैं, तब वहाँ पे हम जूल, किलो जूल द्वारा व्यक्त करते हैं। क्रियाकारक तथा उत्पाद की अवस्था को
ठोस, लिक्विड, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब ठोस अवस्था में होगा तो हम कोष्टक में स्मॉल एस से, लिक्विड अवस्था में होगा तो कोष्टक में स्मॉल एल से, और गैस अवस्था में होगा तो कोष्टक में स्मॉल जी से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार अगर विलयन जलीय है तब हम ब्रैकेट में एक्यू द्वारा, एक्वस, जलीय को क्या बोलते हैं? एक्वस, तो एक्यू द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। तब अब हम थोड़ा सा उष्मा रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। ठीक है। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि सॉलिड है तो अगर तत्व या यौगिक सॉलिड में है तो उसके सिंबल के आगे या नीचे स्मॉल एस, यौगिक लिक्विड है, द्रव है तो स्मॉल एल, जलीय विलयन है तो एक्वस, इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं पॉइंट वाइज इसको आपको विस्तार से बता देता हूँ। रासायनिक समीकरणे उष्मा रासायनिक समीकरणे सामान्य रासायनिक समीकरणों की तरह ही होती है, पर यहाँ कुछ अतिरिक्त सूचनाओं की जानकारी भी दी जाती है। इस समीकरणों की कुछ विशेषताएं या प्रमुख विशेषताएं कह लें, वो निम्न प्रकार है, आप इसको नोट कर लें। फर्स्ट विशेषताएं की बात करें तो अभिक्रिया में भाग लेने वाली क्रियाकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी पता चलता है या उसको बताया जाता है। जैसे कोई यौगिक ठोस है तब उसके सूत्र के नीचे या सिंबल के नीचे कोष्टक में स्मॉल एस के द्वारा, तो भौतिक अवस्था के लिए हम यहाँ पर सिंबल के साइड में या नीचे स्मॉल एस के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार द्रव यौगिक के लिए स्मॉल एल और गैसीय यौगिक के लिए स्मॉल जी लिखा जाता है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है? वैसे तो हम अमोन क्या लिख देंगे, C+O2, इससे बन गया आपका CO2। और यदि हम इस समीकरण की बात करें उष्मा रासायनिक समीकरण में, तो वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि C किस फॉर्म में है, सॉलिड में है या लिक्विड में है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, सॉलिड में है या लिक्विड में है, प्रोडक्ट जो बना है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में है या लिक्विड में। इस प्रकार से सिंबल हम साइड में लिख देते हैं। इसका तरीका ये होता है, जैसे C है तो इसके आगे छोटा सा हम S लगा देंगे। इसी प्रकार से ऑक्सीजन और CO2। ठीक है। दूसरे बिंदु की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट। प्रत्येक अभिक्रिया के सामने उसके एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच का मान लिखते हैं। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए रिएक्शन से, तो इसके आगे हम इस प्रकार से लिखेंगे डेल एच का मान कितना है, माइनस में या प्लस में, जो भी वैल्यू होती है। थर्ड पॉइंट, विलायक के रूप में जल या जलीय विलयन को व्यक्त करने के लिए हम एक्यू का प्रयोग करते हैं या एक्यू, एक्वस लिखते हैं। किसी ठोस पदार्थ के विभिन्न अपरूपों को भी कोष्टक में व्यक्त करते हैं। किसी भी ठोस पदार्थ, जैसे कि कार्बन के दो अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट, अगर कार्बन हीरा फॉर्म में है, अपरूप में है तो हीरा लिखते। इस प्रकार से हम व्यक्त करेंगे कोष्टक के अंदर कि कार्बन का यह अपरूप अभिक्रिया में मौजूद है या उपस्थित है। लास्ट फिफ्थ पॉइंट, इन समीकरणों में अणुओं की संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अणु संख्या 1, 2, 3 ऐसे में हो, भिन्नात्मक हो सकता है, हाफ, 3/2 या ऐसा। कुछ एग्जाम्पल्स अब हम देख लेते हैं इसके, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि उष्मा रासायनिक समीकरण क्या होती है। जैसे कि हम वही उदाहरण ले लें, C+O2, इससे बनता है आपका CO2। तो हम क्या लिखेंगे, अगर C मान लीजिए ठोस अवस्था में तो आगे ब्रैकेट में S, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है, यहाँ लिख दिया हमने G। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो भी आपका
गैसीय फॉर्म में होता है, इस प्रकार से जी लिख देंगे। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि एंथैल्पी परिवर्तन यहाँ व्यक्त करना होगा, तो डेल एच इज इक्वल टू, इस रिएक्शन के अंदर जो डेल एच होता है वो माइनस 94.03 किलो कैलोरी होता है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया में आपको लिखना होगा। और इसको हम दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, CS प्लस O2 गैस, इससे बना CO2, ये भी हो गया गैस, माइनस में है डेल एच, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस 94.03 किलो कैलोरी। तो इन दोनों रूपों में हम उष्मा रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। यहाँ माइनस का जो साइन है इसका तात्पर्य होता है कि उष्मा मुक्त हो रही है, अर्थात उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है। एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अपरूप की बात करी थी हमने, तो सल्फर भी कई अपरूप में पाया जाता है, एकंताज, विलंब त्लाक्ष, है ना, एस रोम्बिक। सल्फर का एक अगर अपरूप होता है एस रोम्बिक, ये अगर अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो आपको प्राप्त होगा SO2 गैस, ये गैस प्राप्त हो गया। और यहाँ पर डेल एच का जो मान होगा -70.96 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता दूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा कि ये H2 हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलेगा, H2O। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो 1 करने के लिए क्या करेंगे हम 1/2, अर्थात जैसा हमने बताया था कि भिन्नात्मक भी ले सकते हैं। तो 1 मोल हाइड्रोजन आधा मोल ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं H2O। अब यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि H2O जो है वो द्रव फॉर्म में भी हो सकता है और H2O जो है वो गैसीय फॉर्म में भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, जब H2O द्रव फॉर्म में प्राप्त होता है तब जो एंथैल्पी मुक्त होगी उसका मान, जब गैसीय फॉर्म बनता है उस समय जो एंथैल्पी मुक्त होगी, दोनों में अंतर होता है। तो इस स्थिति में जब द्रव के रूप में H2O प्राप्त होता है तब एंथैल्पी का मान लगभग -68.3 किलो कैलोरी प्राप्त होता है। और जब जल गैसीय फॉर्म में प्राप्त होता है तब ऐसी स्थिति में जो एंथैल्पी मुक्त होती है उसका मान होता है -57.8 किलो कैलोरी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों को थर्मोकेमिस्ट्री या उष्मा रसायन के बारे में जो बेसिक्स हैं, स्टार्टिंग है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अभिक्रिया उष्मा या संवहन उष्मा, दहन उष्मा आदि क्या होता है। ओके, थैंक यू।